छात्र जेएनयू से चलकर आए हैं और ये जेएनयू से चलकर आए हैं जो छात्र आए हुए हैं इनकी क्या कुछ मांगे हैं और ये क्यों ग्वालियर की 42 डिग्री तापमान की इस झुलझाने वाली गर्मी के बीच आए हुए हैं और यहाँ इनकी क्या मांगे हैं हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। जी, ग्वालियर आए हुए हैं, क्या आए हैं, क्यों, मतलब क्या कारण क्या है, मिशन क्या है? हम लोग ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी के छात्रों तमाम छात्रों से मिलने आए हैं। उनकी जो समस्याएं हैं जानने आए हैं कि यहाँ प्रोफेसरों की कमी है या फेलोशिप वगैरह उनको मिल रही है समय से। तो इसी सवाल को लेकर हम लोग देश भर में भी कैंपेन कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज ग्वालियर आए हैं। मैं अपने कैमरामैन से एक बार कहूँगा कि ये जो भैया हाथ में जो पोस्टर लिए हुए हैं इसको थोड़ा दिखा दीजिए क्लोजअप करके। भारत बचाओ ये कोई इनका स्लोगन है और इस स्लोगन के तहत ये अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, सेव कैंपस डेमोक्रेसी। आखिर मैं जानना चाहूँगा ये किस तरीके का आपका अभियान है और ये अभियान जो आप कर रहे हैं ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? दरअसल आज हम देखते हैं कि शिक्षा जो देश के नागरिकों का निर्माण, देश निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाता है। आज उस शिक्षा को अवैज्ञानिक बनाया जा रहा है। डार्विन का जो मानववाद का सिद्धांत था उसको ख़त्म किया जा रहा है। इसके जगह पे अंधविश्वास पोंगापंथ को फैलाया जा रहा है। लगातार फीस वृद्धि की जा रही है। शिक्षा को कॉरपोरेट के हाथों में बेचा जा रहा है। जियो इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनियंस का दर्जा दे दिया है मोदी जी ने, उनकी सरकार ने। प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, सरकारी यूनिवर्सिटी ख़राब कर रहे हैं, प्रोफेसर भर्ती नहीं कर रहे हैं। फिर 8,37,000 पद खाली हैं। जो रोज़गार इतना 10-10 साल मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षाओं की छात्र तैयारी करते हैं उनके लिए 4-4 5 साल आप परीक्षा की। अच्छा, नवीन शिक्षा नीति जो आई है उसको लेकर आपकी क्या नाराज़गी है? नई शिक्षा नीति जो आई है इसमें तो एजुकेशन का सेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है। इसके तहत हर शिक्षा कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इसमें राज्य सरकार का ज़्यादा अधिकार था नीति बनाने का। इसकी जगह आप केंद्र सरकार CUET लेके आई। CUET में पहले CUET का फॉर्म भरते हैं, 600 रुपया उसकी फ़ी देते हैं। इसके बाद जिस CUET पास करने के बाद यूनिवर्सिटीज़ का अलग से फ़ी भरते हैं, तो 2 बार फ़ी भरना पड़ रहा है, पहले 1 बार भरना पड़ता था। इसके अलावा कि आप ड्रॉप आउट को लीगलाइज कर रहे हैं। जो छात्र BA में प्रवेश लेते थे वो 3 साल परीक्षा अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। तो इससे पता चलता था कि क्या दिक्कतें हैं, किस वजह से छात्र छोड़ के गए हैं। आप 1 साल में उनको सर्टिफिकेट कोर्स दे दीजिएगा लेकिन उसके बाद रोजगार तो दीजिएगा नहीं, तो आप तो उसको ड्रॉप आउट भी मानिएगा नहीं कि क्यों छोड़ना पड़ा। बीच में ये एक सवाल और मैं लूँगा कि JNU में मतलब ऐसी क्या राजनीति अक्सर गर्मजोशी की बन जाती है, वहाँ छात्रों का काफ़ी बवाल मचा रहता है, ऐसा क्या? देखिए, छात्र सवाल पूछते हैं। JNU को इसी सरकार हर साल जो NAC का सर्वे होता है उसमें नंबर 1 यूनिवर्सिटी का तमगा देती है। JNU में लोग रिसर्च करते हैं, उस समाज की समस्याओं के बारे में बात करते हैं। सरकार की गलतियों है तो उस पर सरकार से सवाल पूछते हैं। आखिर क्यों छवि बिगाड़ने का ऐसी चर्चाएं चलती हैं, छवि बिगाड़ दी जा रही, JNU छात्र आंदोलन कर रहे हैं? तो अगर सरकार से हम सवाल पूछेंगे कि आप जो नई शिक्षा नीति लाए हैं इसकी वजह से जो दलित, गरीब, आदिवासी छात्र हैं, जहाँ इंटरनेट की कमी है, उन छात्रों को शिक्षा से क्या फ़ायदा हुआ है, तो इन सवालों पे सरकार के पास जवाब नहीं होगा तो वो बौखला जाएंगे। तो इसके बाद JNU के छात्रों को कहेंगे धरनाजीवी, कहेंगे कुछ भी कहेंगे कि इन लोग बवाल करते हैं। हम शिक्षा पे सवाल करते हैं, ना कि बवाल करते हैं। अच्छा, क्या मांगे आप ग्वालियर आए हैं, क्या कहेंगे? मेरा नाम सौरभ सिंह कुशवाहा एडवोकेट है। मैं ग्वालियर उच्च न्यायालय में भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारा मुद्दा हमारे भाइयों का और देश में जो पढ़ा लिखा तबका सबका मुद्दा ये है कि आजकल बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आ रही। गरीब बेसहारा लोग हैं, कहाँ से पे करेगा। आजकल मेन सवाल है निजीकरण का। हर कॉलेज यूनिवर्सिटियों को जो सेंट्रल सरकार है और राज्य सरकार है वो टोटल निजीकरण करती जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, फीस में वृद्धि हो रही है, बच्चा एडमिशन नहीं ले पा रहा। मेरी खुद भैया की अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है, 4 साल से अटकी हुई है। आप न्यायालय प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, क्या लोकतंत्र पर विश्वास है? क्या हमारा लोकतंत्र वर्तमान दौर में जो राजनीति चल रही है, हमारा लोकतंत्र पर विश्वास है, संविधान पर विश्वास है। लेकिन जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है वो राज्य सरकार है, वो इस ना संविधान को मान रही ना इस कानून को मान रही। वो अपने आप में जो मनुस्मृति है वो वाला कानून को फॉलो कर रही है, वो लागू कर रही है। नए संविधान गढ़ने की भी बात की जा रही है। मनुस्मृति आपने जो शब्द इस्तेमाल जी, मनुस्मृति का मुख्य उद्देश्य है कि कोई बच्चा दलित, पिछड़ा, आदिवासी पढ़ ना पाए, केवल वो बेरोजगार रहे, केवल इतना पढ़ पाए कि अपना नाम लिख पाए। उससे आगे उसे रिजर्वेशन का जो है मुद्दा भी उनने पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया। बच्चों का रिजर्वेशन आज आप देखिए सेंट्रल की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर रिजर्वेशन ख़त्म हो चुका है टोटल। जो स्टेट में जो कई यूनिवर्सिटी है वहाँ दलित, पिछड़ों को तो आदिवासी को तो रिजर्वेशन में कोई लाभ ही नहीं मिल पा रहा। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम डॉक्टर सुशील कुमार है। जी, आप कहाँ से हैं? मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया हूँ। जी। अभी हम सारे स्टूडेंट्स अलग अलग देश की अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पूरे देश की पूरे देश के सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों को इसमें आमंत्रित किया गया है। जो सवाल अभी बताए गए हैं उन्हीं सवालों को लेके है, मगर मुख्य सवाल ये है कि जो ये सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो कैसे शिक्षा को सांप्रदायिकरण, धार्मिक रूप से शिक्षा को बांट रही है, जातीय रूप से ब्राह्मणवाद को उसमें परोस रही है अपनी नीतियों में, अपने विचार में, सिलेबस में, और अपने व्यापारियों के लिए ये शिक्षा के द्वार खोल रही है। जो इससे क्या होगा कि अगर शिक्षा प्राइवेट हो जाएगी तो सिर्फ अमीर के ही बच्चे पढ़ पाएंगे, गरीबों को ये शिक्षा फिर अमीरों के बच्चों का ही आरक्षण बन के रह जाएगी। गरीब के बच्चे कॉलेज स्कूल में नहीं पहुंच पाएंगे। क्या समझते हैं, मतलब अभी ये जो आपका अभियान चल रहा है छात्र हित में है या कोई राजनीतिक एजेंडा खड़ा करने के लिए? हम लोग शुद्ध रूप से छात्र हित में है। अभी भी शिक्षा का जो स्थिति है वो आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि इस देश में इतनी बड़ी आबादी होने के बाद 12वीं के बाद 10% से ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। 10 पॉइंट 11 पॉइंट ऐसा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अगर आंकड़ा देखोगे तो 0.1% के आसपास है। तो इतनी बड़ी आबादी और शिक्षा से वंचित क्यों रखी गई है? क्योंकि जो 10% पढ़ रहे हैं वही हुक्मरान बने, वही शासन करें। शासन कौन करेगा? जो शासक वर्ग के लोग हैं, जो जिनके बाप IAS हैं, पॉलिटिशियन हैं, व्यापारी हैं, जो पैसे वाले हैं, उन्हीं के बच्चे फिर आके फिर वो धंधा चलाएं, बाकी लोग सेवा करें। अच्छा, ये कॉन्फ्रेंस है, लगभग कितने छात्र इसमें शामिल होंगे और ये क्या बिंदु इसमें रखे जाएंगे? देखिए, इस कॉन्फ्रेंस में अंदाज़ा हम लोग कॉन्फ्रेंस में, ये पब्लिक मीटिंग नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो हम जो लोग भी संघर्ष कर रहे हैं शिक्षा को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, मनुवादियों से, ब्राह्मणवादियों से, संविधान को बचाने के लिए, उन तमाम छात्रों को और यूथ संगठनों को और इंडिविजुअल छात्रों को अपील करें। तो हमारा अंदाज़ा है कि 2,500-3 हज़ार लोग इसमें आएंगे और मिल के एक साथ, चाहे वो ग्वालियर का कोई कॉलेज हो, चाहे वो JNU की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो तेलंगाना का कॉलेज हो, जो कॉमन सवाल है हम सब छात्रों के, उन कॉमन सवाल पर हम सरकार से सवाल करना चाहते हैं कि भाई फीस क्यों बढ़ा रहे हो, नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो, जातीय उत्पीड़न क्यों कर रहे हो, आरक्षण क्यों लागू नहीं कर रहे हो, और कैंपस की डेमोक्रेसी क्यों नहीं है, और ये NEP क्यों लेके आए हो। NEP प्राइवेटाइजेशन, मतलब पैसे वालों का और हिंदू वर्ण व्यवस्था का जो सिस्टम है उसको लीगलाइज कर रही है। और एस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा के नाम पर जो पितृसत्तात्मक और जातिवादी जो दर्शन है हिंदुस्तान का, उसको पढ़ाने की इनकी साजिश रच रहे हैं। वेद पुराणों में वही चीज़ें खोज के ला रहे हैं ये लोग, और बाकी सारी चीज़ें हटा रहे हैं। तो जो ग्वालियर अभी आ गए हैं जैसे कि, तो यहाँ क्या सफलता हासिल हुई? हम ग्वालियर के छात्रों से, जो कॉमन छात्र हैं, जो इस देश में ये जो खतरा आया है उसको समझ रहे हैं, शिक्षा को जो बेचा जा रहा है उसको समझ रहे हैं, उन तमाम छात्रों को और छात्र प्रतिनिधियों को और संगठन जो भी हैं उन सबसे अपील करते हैं ये हैदराबाद के 27-28 मई की इस कॉन्फ्रेंस में शामिल आएँ। और इस कॉन्फ्रेंस इस मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं, ये हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस हो रहा है। जो लोग इसमें आना चाहते हैं वो आएँ, संपर्क करें और उसमें उनका स्वागत है। धन्यवाद।